तो लास्ट टाइम 11th मीटिंग जो डॉक्टर बाग के ऊपर थी वो हमने देखा था, डॉक्टर बाग के लाइफ के बारे में, क्योंकि तवरिया जी खुद भी डॉक्टर बाग की जो दवा है, जो बाग फ्लावर रेमेडी है, उसका काफ़ी यूज़ करते थे। और उनका जो डॉक्टर बाग का जीवन भी ऐसा ही था, एकदम सेवाभावी था। ह्यूमैनिटी के लिए उन्होंने पूरा जीवन खपा दिया था। तो ये जो है वो एक उनकी महानता थी। और उसके कारण क्या हुआ था कि उनके अंदर भी एक ऐसी शक्ति जन्मी थी कि वो पेशेंट आने से पहले उसको ऐसा एक महसूस हो जाता था कि कोई पेशेंट आ रहा है। और इतना ही नहीं, पर वो पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है वो भी उनको एक महसूस होता था, सेंस हो जाता था। तो ये जो है वो इस तरह डॉक्टर बाग के अंदर एक सेंसिटिविटी इस तरह जन्मी थी। और हमने देखा था कि भाई तावरिया जी के अंदर तो इस प्रकार की सेंसिटिविटी थी, पर वो सिद्धि के रूप में थी, योग के कारण उनके अंदर तो थी। अब दोनों के जीवन के अंदर एक समान घटना भी बनी थी कि जैसे हमने पेपर में देखा था कि डॉक्टर बाग को 2 बार मेडिकल काउंसिल से नोटिस मिली थी, क्योंकि वो एलोपैथी के बदले होम्योपैथी का उपयोग कर रहे थे। और वो उस ज़माने में तो बिल्कुल मना था कि कोई एलोपैथिक दूसरी कोई पद्धति का प्रयोग या उपयोग नहीं कर सकता है। तो तावरिया जी की लाइफ में भी ऐसा हुआ कि वो लोगों को दवा देते थे। हर सोमवार को उनके पास पेशेंट आते थे और काफ़ी पेशेंट आते थे, क्योंकि ऐसे लोगों को खबर हो जाता था। तो वो दवा तेल वगैरह बिल्कुल फ्री में देते थे। अब हुआ क्या कि उस एरिया के अंदर कोई और एलोपैथिक डॉक्टर था और उसने देखा कि बहुत सारे पेशेंट वहाँ जा रहा है, तो उसको थोड़ी ईर्ष्या हुई। इसको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ कि भाई ये व्यक्ति तो डॉक्टर नहीं है और उसके पास इतने सारे लोग जा रहा है, और उसे लगा कि उसका धंधा, उसकी कमानी कम हो जाएगी। तो उसने वो जो एक मेडिकल बोर्ड होता है या एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है कि वो एक ध्यान रखती है कि कोई नॉन डॉक्टर से वो कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करे, क्योंकि एक कानून है कि भाई जो डॉक्टर नहीं है वो कभी किसी को दवा वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, दे नहीं सकता है। और ये तावरिया जी तो देते थे, वो तो भलाई के लिए करते थे। पर वो डॉक्टर ने वो कंप्लेन की, तो उसके कारण क्या हुआ कि वो उनको नोटिस मिली थी। जिस तरह डॉक्टर बाग को नोटिस मिली थी उस तरह उनको भी नोटिस मिली थी कि आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बंद कर दे, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं हैं। और डॉक्टर बाग को भी 1936 में दूसरी बार नोटिस मिली थी। इस तरह तावरिया जी को बाद में, उन्होंने तो बंद नहीं किया था, वो तो उनको तो कोई ये नहीं थी, चिंता नहीं थी, और वो जानते थे कि वो उनका तो पर्पज़ एक अच्छा है, तो उन्होंने काम चालू रखा था। तो दूसरी बार भी उनको फिर नोटिस मिली थी। हालांकि उसके बाद में तो तावरिया जी ने दे छोड़ दिया था, तो बात वहाँ ख़त्म हो गई थी। मतलब ये दोनों के लाइफ के अंदर ये एक कॉमन इंसिडेंट था जो मुझे आज याद आया था, मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो डॉक्टर बाग ने मूड्स के ऊपर और इमोशंस के ऊपर बहुत गहरा काम किया था। और हमने लास्ट टाइम देखा कि 7 प्रकार का उन्होंने ग्रुप बनाया था कि जिसके अंदर वो चीफ वीकनेस व्यक्ति की हो, ऐसे जैसे कि फियर, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी, इस तरह के 7 ग्रुप हमने लास्ट टाइम देखे थे। और ज़्यादातर पूरी ह्यूमैनिटी के लोग ये 7 में से कोई एक ग्रुप में आ सकते हैं। तो ये उनका एक रिसर्च वर्क था। और तावरिया जी ने भी बाद में हमें जो करेक्टिव एक्सरसाइज दी उसका भी ये बेस यही था, इमोशंस और मूड्स के ऊपर। ख़ास करके इमोशंस जो हमारे ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं,
और वो इमोशंस को किस तरह काबू में लिया जाए, इसके लिए उन्होंने करेक्टिव एक्सरसाइजेज 8 प्रकार की दी थी। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस पेपर के अंदर उन्होंने 20 इस प्रकार के क्वेश्चंस बताए थे और कहा था कि आपको इसमें से कितने लागू होते हैं। तो वो एक हमें एक स्टडी करना था, जैसे कि एक डू यू सफ़र फ्रॉम अनएक्सप्लेन फियर, हेट्रेड, रिवेंज, रिसेंटमेंट, ट्रेचरी फ्रॉम अदर और कंटेम्पलेटिंग इट योरसेल्फ। तो ये इस प्रकार के अलग अलग जो थे वो 20 प्रकार के हैं। वो हमें एक खास स्टडी करना चाहिए, एक बार शांति से बैठ के देखना चाहिए कि इसमें से कुछ कितनी चीज़ें हमें लागू होती है। तो पता चलेगा कि कुछ ना कुछ तो लागू होता है और फिर उसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके हम इमोशन से मुक्त हो सकते हैं। 12th मीटिंग 24 जून 1982। अब देखो ये जून के अंदर ही 11th और 12th मीटिंग है। नॉर्मली तो महीने में वो एक मीटिंग करते थे और लास्ट थर्सडे के ऊपर वो मीटिंग करते थे। पर मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मई महीने में वो सांगली जाते थे हर साल, तो मई महीने में मीटिंग नहीं करते थे। तो जून में यहाँ उन्होंने 2 बार मीटिंग की हुई है। तो पढ़ते हैं पेज नंबर 36। डियर फ्रेंड्स, यू विल ऑल प्लीज़ पे मोर अटेंशन टू टुडेज सब्जेक्ट। तो आज का सब्जेक्ट उन्होंने एक पसंद किया है, उसके ऊपर ख़ास ध्यान देने के लिए कहा है। और सच में ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये एनर्जी के ऊपर है और इसका उपाय भी उन्होंने ये अपना जो रूह का प्रयोग, कॉटन का प्रयोग, एक अच्छा प्रयोग भी उसमें दिया है और एनर्जी के बारे में ये पूरा पेपर है। तो बहुत इम्पोर्टेंट ये पेपर है, सच में वन ऑफ द बेस्ट हिज पेपर्स। तो ये खास ध्यान से हमें पढ़ना है। वी हैव थॉट फिट दैट टुडे वी शैल टेक अप the vital subject of sensitiveness, the most common weakness, the most hurting and the most degenerating emotions or energy। तो आज उन्होंने जो सब्जेक्ट पसंद किया है वो वाइटल बहुत इम्पोर्टेंट है और वो सब्जेक्ट जो है किसके ऊपर है, वो सेंसिटिवनेस के ऊपर, जिसको हम संवेदनशीलपना कह सकते हैं, संवेदनशीलपन। 2 शब्द है, सेंसिटिवनेस और सेंसिटिविटी। तो यहाँ सेंसिटिवनेस की बात की है, आगे देखेंगे सेंसिटिवनेस क्या है। द मोस्ट कॉमन वीकनेस, ये सबके अंदर कॉमन वीकनेस है। सेंसिटिवनेस के ऊपर देखेंगे तो हम पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ तो हमारे अंदर भी पड़ी हुई है। द मोस्ट हर्टिंग एंड द मोस्ट डिजेनरेटिंग इमोशन और एनर्जी, तो सबसे नुकसान करने वाला और ये निम्न कक्षा का इमोशंस ये है, या एक प्रकार की एक ऊर्जा है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। रेयरली इज़ ए ह्यूमन बीइंग फ्री फ्रॉम दिस वीकनेस। तो शायद ही कोई ऐसी व्यक्ति होगी कि ये सेंसिटिवनेस की वीकनेस से बाहर आई होगी या उससे मुक्त हुई होगी। सेंसिटिवनेस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ लव इगोइज्म। तो अब सेंसिटिवनेस आती कहाँ से हमारे अंदर, क्या उसका वजह है या उसका मूलभूत कारण क्या है? सेल्फ लव, इगोइज्म। ये सेल्फ लव की बात डॉक्टर बाक ने भी कही थी और उन्होंने कहा था कि जो सब डिसीज़ है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि सब प्रकार के डिसीज़ है उसके मूल के अंदर ये सेल्फ लव, स्वप्रेमी है और उसके कारण ही अलग अलग प्रकार के डिसीज़ हो सकते हैं। तो स्वप्रेम माने एक इगोइज्म हमारे अंदर जो पड़ा रहता है वो सेंसिटिवनेस की एक निपज है। आवर इगोइस्टिक एटीट्यूड, हाउएवर डीप डाउन इट मे बी इन आवर सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो ए सेंसिटिव सब्जेक्ट टू डिस्कस सेंसिटिवनेस। तो ये जो इगोइस्टिक एटीट्यूड है, हमारा जो इगोइस्टिक एक वलन है, वो एकदम डीप डाउन में हमारे सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ होता है। और ये यहाँ ये सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करना भी थोड़ी सेंसिटिव बात है, क्योंकि एक देखा गया है कि भाई जब हम
ईगो के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है कि कई व्यक्ति अपने आप पर ले लेती है, उसको जैसे ऐसे लगता है कि ये तो मेरी ही बात हो रही है और उसको नापसंद होती है। तो कई लोग इस तरह दूसरों की टोपी अपने सिर पर ले लेते हैं, मतलब कि उनकी बात नहीं हो रही है पर माइंड ऐसा हमारा थोड़ा कनिंग है, चालाक है और ऐसा शकी है, शक करता है कि ये तो जैसे मेरी ही बात हो रही है और वो फिर व्यक्ति नापसंद करती है। इसलिए यहाँ सेंसिटिव सब्जेक्ट कहाँ है। अब जो सेल्फ लव या ईगो की यहाँ बात है तो हमारे अंदर ईगो का जन्म कब होता है और ईगो का फॉर्म क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर तो कोई ईगो नहीं होता है, उनको इस तरह कोई बुरा नहीं लगता। हाँ, वो रुठ जाते हैं, पर जैसे हम हर्ट होते हैं और बुरा लगता है, उस प्रकार बच्चों को बुरा नहीं लगता है। उनको कुछ चीज़ पसंद है और आप नहीं देते हैं तो वो नाराज़ हो जाते हैं, रुठ जाते हैं, वो अलग बात है। तो बच्चे के अंदर ये सेल्फ लव या ईगो जैसा कुछ होता नहीं है, पर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो उसके अंदर फिर एक प्रकार का ये ईगो जन्म लेता है। वो किस तरह है कि बच्चे में पहले तो एक हूँ का भाव ही होता है, एक अस्मिता, मैं हूँ, इस तरह का होता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, दूसरों के साथ मिलता है, आपस में और सब जो इंटरेक्ट होता है, फिर जो माँ बाप बच्चों के साथ जिस तरह का बिहेवियर करते हैं उसके अंदर से एक अपनी एक इमेज बनती जाती है। धीरे 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 करके एक बच्चे के अंदर इमेज बनती जाती है। जैसे बड़ा होता है जैसे उसके अंदर अपनी इमेज बनती जाती है और एक मैं पने का फिर भाव आ जाता है। ये जो है वो आर्टिफिशियल जिसको आई कहते हैं, वो आई डेवलप हुआ। पहले जो था उसके अंदर एक आई था, वो एक अपने होनेपन का आई था। उसको हालांकि उसको बोध नहीं होता है कि ये होनेपन का आई है, फिर भी वो उसके अंदर रहता है, जिसको अस्मिता हम कह सकते हैं। पर बड़ा होता है तो फिर वो जो एक कृत्रिम आई जो है, कृत्रिम अहम जो है, वो फिर धीरे धीरे करके निर्माण होता है और ये एक ईगो जो है बनता है इस तरह। और ईगो का बेस जो है इमेज है। हमने अपनी एक इमेज बना ली है, एक प्रतिमा बना ली है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये हमारा ईगो बन जाता है, यही हमारा ये है। अभी ईगो के कुछ लक्षण भी होते हैं। उसका पहला लक्षण ये है कि जब ईगो उभरता है तो एक चीज़ है उसके अंदर कॉमन कि उसको अपने बारे में अच्छे अभिप्राय ही पसंद होते हैं। अगर कोई गलती से भी कोई टीका करेगा, कोई दूसरी बात करेगा तो उसको बुरा लग जाएगा। तो बुरा लगना उसका एक लक्षण है और वो सहन नहीं कर पाता है, और जैसे ही बुरा लगता है कि वो सामने फिर रिएक्ट करना चालू कर देता है। तो ईगो जो है वो हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचता है, अपने बारे में अच्छा सुनना चाहता है, और कभी कभार उसको कुछ गलती महसूस होती है उसको भी वो बाईपास कर देता है, उसको वो ध्यान नहीं देता है, कहता है हाँ ठीक है ये तो सब में होता है। जैसे कि भाई क्रोध की हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्रोध ज़्यादा है, कहते हैं हाँ उसमें क्या बड़ी बात है, सबके अंदर क्रोध तो होता है। तो इस तरह गलती को भी व्यक्ति बाईपास कर लेता है, ये ईगो का एक लक्षण है। और दूसरा, वो टीका को सहन नहीं कर पाता, फिर वो जल्दी नाराज़ हो जाता है और दुखी हो जाता है। इस तरह के बहुत लक्षण हम ईगो के देख सकेंगे। थोड़ा सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने की ज़रूरत होती है तो हमारा ईगो किस तरह कब कैसा रूप लेता है। कभी बहुत सीधा साधा नम्रता का भी रूप वो ले लेता है। कई व्यक्ति इतने नम्र होते हैं, हमें लगता है हाँ कितने ये व्यक्ति नम्र है, पर उसका भी वही सेम ईगो है और वो भी इसी तरह काम करता है। खाली है कि यहाँ इस मोमेंट के ऊपर वो प्रकट नहीं होता है, इतनी ही बात है, बाकी वो भी इसी तरह का है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ईगो के लक्षण है और सेल्फ ऑब्जर्वेशन हमेशा करना चाहिए, तो धीरे धीरे करके हम इसके ऊपर उठ सकते हैं। बट व्हाट इज सेंसिटिवनेस इन द फर्स्ट प्लेस? अब है क्या ये सेंसिटिवनेस, वो तो फिर पहले जानना पड़ेगा। फॉर दिस पर्टिकुलर इमोशन द 3 important tracks of the mind are more responsible, that is speech, hearing and sight.
अब ये जो सेंसिटिवनेस को जानना है तो उसके लिए पहले हमारे माइंड के जो 3 प्रकार के जो ट्रैक्स है, जो 3 प्रकार की जो कुछ ये इसको हम अपनी, ये तो है तो इंद्रियों का भाग और इंद्रिय की शक्ति है, तो ये मन के साथ में जो जुड़ी हुई है उसके ऊपर इसका आधार रहता है, रिस्पॉन्सिबल है ये। तो 3 चीज़ क्या है? स्पीच, हियरिंग, साइट। हियर डियर फ्रेंड्स, आई हैव टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द मीटिंग ऑफ 28/1/82 wherein I had quoted lines from Light on the Path by MC. The 3 important lines I quote below. अब हम जनवरी की मीटिंग जब हमने पढ़ी थी तब हमने देखा था कि उसमें मैरी कॉलिन्स के लाइट ऑन द पाथ के जो कोटेशंस थे वो सब उन्होंने दिए हुए थे और उसके बारे में उन्होंने फिर गहराई से समझाया था। तो यहाँ फिर से उसकी जो फर्स्ट 3 जो स्टैंजा है वो यहाँ फिर वो बताते हैं, कोट करते हैं। पहला है, बिफोर द आइज़ कैन सी दे मस्ट बी इनकेपेबल ऑफ टीयर्स। तो ये साइट के बारे में, साइट मतलब दृश्य, देखना। तो जो साइट के बारे में आँख से जो देखते हैं, तो जब आँख से देखते हैं उसके पहले क्या होना चाहिए? हमारा जो आंसू जो है वो हम आंसू से मुक्त हो जाने चाहिए। मतलब अंदर कोई दुख, दिलगिरी अभी बची नहीं है, इस तरह की हमारी स्थिति अंदर बन गई है। तो ये पहली चीज़ है, साइट। दूसरा है, बिफोर द ईयर्स कैन हियर दे मस्ट हैव लॉस्ट देयर सेंसिटिवनेस। तो दूसरी हियरिंग के बारे में है कि जब कान से हम सुनते हैं उससे पहले हमारे अंदर की ये जो सेंसिटिवनेस जो पड़ी है, जो एक नेगेटिव ऊर्जा जो है, सेंसिटिवनेस पड़ी है, वो अपना पावर उसको खो देना चाहिए। उसने अपनी जो शक्ति है वो खो देनी चाहिए। मतलब कि सेंसिटिवनेस जैसा कुछ रहना ही नहीं चाहिए। हाँ, हमने कान से सुना, हो सकता है वो हमें अप्रिय हो, कुछ गलत भी हो, फिर भी हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। इस तरह के अंदर का एक एटीट्यूड आ जाना चाहिए। इस तरह का जो सेंसिटिवनेस से, इससे हमें मुक्त हो जाना चाहिए। और लास्ट में, बिफोर द टंग कैन स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ द मास्टर इट मस्ट हैव लॉस्ट द पावर टू वुंड। तो तीसरी बात ये स्पीच के बारे में, जबकि हम जब बोलते हैं तो ऐसा इस तरह का बोलना नहीं चाहिए कि जिससे किसी को दुख पहुँचे, किसी को अंदर घाव लगे। इस तरह की बात कभी भी हम करनी नहीं चाहिए। पर इस तरह का जो हमारे अंदर जो शक्ति है, पावर है, वही चला जाए, वो ऐसा पावर रहे नहीं। मतलब कि मैं किसी को दुख पहुंचाना चाहूँ, मैं कुछ ऐसा गलत बोलना चाहूँ तो भी मैं बोल नहीं सकूँ। मेरे अंदर अभी वो गलत बोलने की शक्ति ही नहीं रही है, ऐसी अंदर की स्थिति बन जानी चाहिए। तो ये 3 चीज़ों जो है उसे यहाँ तावरिया जी ने सेंसिटिवनेस के साथ जोड़ा है। Now you will all realize the importance of these lines and in what context I had given them to you then. तो उस समय किस संदर्भ में मैंने ये चीज़ें दी थी, ये कोटेशन वगैरह। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ जब सेंसिटिवनेस की बात हो रही है तब आप इसको ये समझ पाओगे। It means that if sensitiveness, which is actually an energy created in the body, in most cases in overabundance, if not replaced by higher energies of sensitivity, if the energy of sensitiveness is not transformed into the higher energy of sensitivity, progress on the road to yoga accomplishment and practices is not possible. यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं। देखो कि हम खाली एक्सरसाइज कर लेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, 3 स्टेप करेंगे और हम सोचेंगे कि हमारा योगा के ऊपर हमारी प्रगति हो जाएगी इस मार्ग के ऊपर, पर ऐसा नहीं है। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो सेंसिटिवनेस की एनर्जी है, और हर व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी उसके बॉडी के अंदर जनरेट होती रहती है, और एबेंडेंस, ओवर एबेंडेंस मतलब विपुल मात्रा में, पुष्कल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में
वो हमारे अंदर बनती है और वो मणिपुर के एरिया के अंदर बनती है। तो ये जो है उसको जब तक हम सेंसिटिविटी की हायर सेंसिटिविटी के रूप में उसको बदल नहीं सकते, उसको रिप्लेस नहीं करते हैं या इसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं हायर एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी के अंदर, तब तक हम इस योग के मार्ग के ऊपर चल नहीं पाएंगे, हमारा इसके अंदर जो है प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए खास ये समझने की बात है कि खाली आंख मूंद के प्रैक्टिस करते जाओ, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे अंदर देखना भी पड़ता है कि किस तरह की अभी एनर्जी हमारे अंदर ये सेंसिटिवनेस जैसी नेगेटिव एनर्जी पड़ी है कि नहीं, कितनी कम हो रही है, ये सब हमें देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। इन शॉर्ट, यू एंड आई आर वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी। इज इट क्लियर? तो अगर हम खाली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम ये वेस्ट ऑफ टाइम ही कर रहे हैं और हमारी एनर्जी का खाली दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसके साथ में हमें ओवरऑल प्रोग्रेस करना है, तो हमारे अंदर ये सारी जो वीकनेसेस है उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। खाली प्रैक्टिस के ऊपर चिपक के रहना इतना काफ़ी नहीं है। अब इसका उपाय बताते हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये यहाँ जो ये जो बताते हैं ये प्रयोग, और ये जो प्रयोग है वो जिसने नहीं किए उनको खास करना चाहिए ये सेंसिटिवनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो क्या प्रयोग है? द फर्स्ट स्टेप एसेंशियल इज़ टू ब्लॉक द राइट नोस्ट्रिल between the hour 12 noon to 3 p.m. and again between 4 p.m. to 7 p.m. अब यहाँ ये प्रयोग देते हैं, कॉटन प्रयोग, रू का प्रयोग कि जिसमें रू से राइट नोस्ट्रियल को 6 घंटे के लिए दिन में बंद कर देना है। पहला टाइम जो है वो दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक बंद रखना है, फिर रू निकाल देना है 1 घंटे के लिए और फिर 4 बजे से 7 बजे तक फिर से रखना है। इसके ऊपर थोड़ी आगे बात करते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। यू मे फाइंड इन द बिगिनिंग टू ब्लॉक ऑल 6 hours अ डे रादर डिफ़िकल्ट, सो बिगिन by blocking any 1 hour between 12 noon and 3 p.m. and again any 1 hour between 4 p.m. to 7 p.m. But you will have to be regular. You cannot do someday and forget some days. This is a vital subject and you have to be really serious. Please do not tell me that you feel embarrassed if people see it and ask about it. This means that you are not serious about progress on the path. So slowly increase the period from 1 hour till you are able to block your right nostril all 6 hours as stated earlier. अब ये जो यहाँ है ये 82 के अंदर उन्होंने ये पहली बार ये जो प्रयोग दिया था ये 6 घंटे का था, पर बाद में 94 के अंदर उनको जाने से पहले उन्होंने हमें थोड़ा छोटा प्रयोग कर दिया और हम जानते हैं कि 1 से 4 का प्रयोग उन्होंने दिया है। तो नॉर्मल कोर्स में अभी हम लोग जो लोग प्रयोग करते हैं वो दोपहर को 1 बजे से 4 बजे का ही प्रयोग करते हैं, 12 से 3, 4 से 7 का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ठीक है, अभी ये 1 से 4 का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को, क्योंकि उन्होंने लिखा है, तो अगर किसी को ये 6 घंटे का प्रयोग करना है तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया है। शायद ज़रूर न लगे तो 3 घंटे का ये छोटा प्रयोग कर सकते हैं और लगे कि नहीं काम करना है, सेंसिटिवनेस को भगाना है अंदर से, और 6 घंटे अगर आप रख सकते हैं तो 6 घंटे का भी ये प्रयोग करना है। अब दूसरी बात ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ उन्होंने राइट नोस्ट्रियल बंद करने के लिए कहा है। क्यों राइट नोस्ट्रियल ही बंद करना है? और उससे विपरीत जब हमने इनर डिसिप्लिन पढ़ी थी तो उसमें तो जो क्वेश्चन आंसर था लास्ट में उन्होंने कौन सा प्रयोग बताया था? उसमें इससे उल्टा प्रयोग बताया था कि भाई हमें राइट को चलाना है और लेफ्ट को बंद कर देना है।
आपको याद होगा उसमें जो प्रयोग बताया था वो दोपहर को 12 से 3 बजे तक आपको राइट चलाना है और लेफ्ट को बंद कर देना है, और अगेन रात को 7 से 10 तक यही प्रयोग करना है। अब एक ब्रेक आ सकता है। तो ये जो है ये जो उसमें इनर डिसिप्लिन के अंदर दूसरा प्रयोग था, ये यहाँ प्रयोग है। तो कई लोग, बहुत सारे लोग जो लोग खाली इनर डिसिप्लिन पढ़ते हैं, या अब ये किताब तो दूसरे नाम से भी कुछ प्रसिद्ध हुई है, वो लोग खाली पढ़ते हैं और दूसरा तावरिया जी का लिटरेचर या दूसरी जो तावरिया जी ने क्या कहा है वो जानते नहीं हैं। वो लोग गलती कर बैठते हैं। वो प्रयोग कहाँ है वो बिल्कुल सत्य है, अच्छा ही है, पर वो प्रयोग कौन से स्टेज में करना चाहिए वो हमें समझ में आना चाहिए। देखो, जब तक हमारे अंदर ये सेंसिटिवनेस की एनर्जी पड़ी है वो तब तक हम राइट नोस्ट्रियल का प्रयोग कर नहीं सकते, मतलब राइट नोस्ट्रियल चलाने वाला प्रयोग नहीं कर सकते जो इनर डिसिप्लिन में बताया है। क्योंकि राइट नोस्ट्रियल का प्रॉब्लम क्या है कि राइट नोस्ट्रियल जो है उन्होंने बताया कि ये हाई वोल्टेज है, वो इतनी एनर्जी जनरेट करता है, यहाँ कहा ना एबेंडन, तो इतनी एनर्जी जनरेट करता है। राइट नोस्ट्रियल जब चलता है तो ये सेंसिटिवनेस की एबेंडन एनर्जी वो जनरेट करता रहता है। अब उस एनर्जी का क्या उपयोग करना है, इसको किस तरह पचाना है, उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, वो तो हमें कुछ आता नहीं। खाली हम एनर्जी बढ़ाते जाते हैं तो एनर्जी कहाँ जाएगी? जो हमारे अंदर जो वीकनेस पड़ी है वहाँ ही जाएगी। गुस्सा पड़ा है तो गुस्सा को और बढ़ा देगी, सेक्स की वृत्ति पड़ी है तो सेक्स को ज़्यादा बढ़ा देगी, और कोई अंदर जो वीकनेस पड़ी है उसको बढ़ावा ही देगी। तो कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के अंदर ये राइट नोस्ट्रियल बंद करने का प्रयोग करना है, चलाने का नहीं। दूसरा हम आगे देखेंगे कि ये जो है राइट नोस्ट्रियल क्या है कि उसके अंदर जो ऊर्जा बनती है वो हाईली एक्सप्लोजिव है और हाईली इन्फ्लेमेबल है। ये दो शब्द प्रयोग तावरिया जी ने किए हैं। तो वो हाईली एक्सप्लोजिव है, विस्फोटक एनर्जी है जिसको हम पचा नहीं सकते, और इतनी ज्वलनशील वो ऊर्जा है जिसको हम पचा नहीं सकते। ऐसी ऊर्जा को हम बढ़ावा देंगे तो क्या होगा? इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टेज के ऊपर कौन सा प्रयोग करना चाहिए। कभी भी ये सब किताबें पढ़ के नहीं करना चाहिए। उसके लिए जानकारी हासिल करनी चाहिए और प्रयोग करने चाहिए, नहीं तो आप योग तो पीछे रह जाएगा और नुकसान करते जाओगे आपको। तो ये बात मुझे खास कहनी थी, क्योंकि कई लोग सिर्फ इनर डिसिप्लिन पढ़ के वो प्रयोग करने चालू कर देते हैं, पर ये सही नहीं है। इससे काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ देखा है इस तरह सेंसिटिवनेस की ऊर्जा ही आपकी बढ़ती रहेगी और वो तो आपके काबू में है नहीं, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। इसीलिए ये शुरुआत में जो प्रयोग करना है तो राइट नोस्ट्रियल 12 से 3 और 4 से 7 में बंद करो, या फिर 1 से 4 के अंदर बंद करो। और अभी ऐसा नहीं कि भाई हम पुराने हो गए, अभी हम तो 10-15 साल से कर रहे हैं तो अभी क्या ज़रूरत है। जब तक आपको लगती है और जब लगता है कि सेंसिटिवनेस की ऊर्जा जो आप में बीच में बढ़ जाती है, तो तुरंत उसको ब्लॉक करने का ये प्रयोग चालू कर दो। उसमें कोई ये बात नहीं है कि भाई हम तो पुराने अभी उसको क्या करने की, नहीं, कभी भी ये कर सकते हैं। और आप जब तक ठीक न लगे तब तक इसको कंटिन्यू करते जाओ। दूसरी यहाँ एक बात भी है उन्होंने कही है कि भाई कई लोग ये जो रुई डालते हैं, कॉटन डालते हैं, तो उसको थोड़ा एम्बेरस फील होता है। कोई पूछता है कि भाई ये क्या रुई जैसा कॉटन डाल के क्यों घूम रहे हो, तो कई लोगों को थोड़ा शर्म जैसा लगता है और ऐसा लगता है कि कोई पूछेगा तो क्या जवाब देंगे। तो वो कहते हैं कि भाई आप सीरियस ही नहीं हैं, आपको दूसरे के ओपिनियन की इतनी पड़ी है कि आपके बारे में क्या कहेगा, आपको आपके प्रोग्रेस के बारे में कुछ पड़ी नहीं है, तो आप सीरियस नहीं हैं, तो ये करो ना करो कोई मतलब नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कई बार इस तरह की एक फीलिंग कई लोगों को आती है। तो ये प्रयोग करना है, यहाँ बताया इस तरह 12 से 3 और 4 से 7 यहाँ प्रयोग बताया हुआ है। और अगर एक साथ में 3 और 3 6 घंटे नहीं कर सकते तो 1-1 घंटे करके भी हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब आगे कहते हैं, और बॉडी इज़ ए केमिकल फैक्ट्री वेयर मैनी केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड।
तो क्या कहते हैं, आवर बॉडी इज़ ए केमिकल फैक्ट्री वेयर मैनी केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड and the vital and primary body, the astral body, produces also many vital energies, and both these bodies work in coordination. But an individual who is not yet biologically complete or whole, the 7 vital energies are not produced, and those that are produced are not produced in proper quantities or qualities रिक्वायर बाय ह्यूमन सिस्टम। तो हमारा बॉडी जो है वो एक केमिकल फैक्ट्री जैसा है कि जिसके अंदर निरंतर केमिकल बनते रहते हैं। खास करके जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड की सिस्टम्स है, जो केमिकल हार्मोन्स वगैरह बनाती है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम्स के द्वारा इस प्रकार के केमिकल्स बॉडी के अंदर बनते रहते हैं। और इसी तरह जो हमारा एस्ट्रल बॉडी है, प्राइमरी बॉडी है, उसके अंदर ऊर्जा, वाइटल एनर्जी जो है वो मुख्य ऊर्जा है, वो ऊर्जाएँ बनती रहती है और ये दोनों एक साथ में मिलके काम करती है। पर सामान्य जो व्यक्ति है उसके अंदर बायोलॉजिकली ये कंप्लीट नहीं है, मतलब कि ये जो सातों ऊर्जा है वो जिस तरह काम करनी चाहिए या जन्म लेनी चाहिए वो काम करती नहीं है, इसलिए वो बायोलॉजिकली इसका बॉडी कंप्लीट नहीं है सामान्य व्यक्ति का। पर जो योग करते हैं और धीरे धीरे करके जो प्रत्याहार तक पहुँचते हैं, उनके अंदर ये जो है वो इस तरह की बायोलॉजिकल बॉडी कंप्लीट हो जाता है। और जिनके अंदर ये इस तरह की नई ऊर्जा बनती है, और जो जितनी बनती है वो भी क्या है कि उसकी कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है, और क्वांटिटी जितनी मात्रा में बननी चाहिए वो भी इतनी मात्रा में नहीं बनती है। तो ये एक सामान्य व्यक्ति के अंदर है। अब ये जो यहाँ एक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ जो ये 4th लाइन है, एंड दोज दैट आर प्रोड्यूस, इसके बाद में टाइप हुआ है आर अदर द वाइटल एनर्जीज, और ये इतना निकाल देना है, ये गलत टाइपिंग हो गया है। ऐसे वाक्य ऐसा आएगा, एंड दोज दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट प्रोड्यूस इन प्रॉपर क्वांटिटीज एंड क्वालिटी रिक्वायर्ड बाय द ह्यूमन सिस्टम। तो ये ज़रा करेक्ट कर देना अगर आपके पास किताब है तो। अब यहाँ जो हमने आगे देखा ना, जो ये एक्सप्लोजिव और इन्फ्लेमेबल, इसकी बात यहाँ आगे करते हैं कि ये ऊर्जा, सेंसिटिवनेस की ऊर्जा कितनी खतरनाक है। नॉर्मली इन ईच इंडिविजुअल द अनवांटेड एनर्जी ऑफ सेंसिटिवनेस इज प्रोड्यूस्ड इन एबेंडेंस एंड इन मैनी केसेस इन ओवर एबेंडेंस। दिस एनर्जी इज बोथ ए हाईली एक्सप्लोजिव एंड बी highly inflammable. When A, it is highly explosive, it explodes and the effects are thrown out of the body and have damaging results on others, and B, when it is highly inflammable, it goes in flames, it burns totally an individual from inside. In any case, its effects are highly damaging to all concerned. तो यहाँ ये जो सेंसिटिवनेस की जो ऊर्जा की यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो ऊर्जा, जो राइट नोस्ट्रियल जब ज़्यादा चलता है, और एक ऑब्ज़र्व करेंगे तो भी जिनके अंदर ज़्यादा गुस्सा है ये लोग ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनका ज़्यादातर पूरे दिन में राइट नोस्ट्रियल ही ज़्यादा चलता होगा, ये आप ऑब्ज़र्व करेंगे या खुद व्यक्ति ऑब्ज़र्व कर सकती हैं। तो ये जो एनर्जी है वो किस प्रकार की है, उसके अंदर दो चीज़ पड़ी है, एक तो हाईली एक्सप्लोजिव है और हाईली इन्फ्लेमेबल है। हाईली एक्सप्लोजिव माने कि एकदम विस्फोटक है वो एनर्जी, और दूसरी वो इन्फ्लेमेबल है माने एकदम ज्वलनशील है। जैसे नेचुरल गैस कैसा होता है कि उसको ज़रा वहाँ आग नज़दीक में होती है कि एकदम वो जलने लगता है, और कोई विस्फोटक पदार्थ जैसा होता है कि तुरंत ही वो वहाँ विस्फोट हो जाता है। इसी तरह की ये ऊर्जा है, और ये इस तरह जब ये एक्सप्लोजिव ऊर्जा है दूसरों के ऊपर एक्सप्लोड करते हैं
तो वो सामने वाले को बहुत सारा नुकसान कर देता है। जैसे कि गुस्सा भी एक एक्सप्लोजिव ही चीज़ है। तो अगर किसी ने ज़ोर से गुस्सा किया दूसरे के ऊपर तो उसे दूसरे को काफ़ी हानि पहुंचती है, उसके फिज़िकल मेंटल दोनों लेवल के ऊपर उसको काफ़ी तकलीफ़ होती है। और मेंटल लेवल के ऊपर कई बार बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और बहुत लंबे समय तक उसकी असर भी रहती है। और दूसरी ओर ये जो एनर्जी जो है इन्फ्लेमेबल है, और वो जब इस तरह बाहर फेंकते हैं तो वो सामने वाले को जैसे जला देती हैं, इस तरह इसकी असर होती है। तो मतलब कहने का कि बहुत नेगेटिव असर है इस ऊर्जा का, और उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये तो बार बार इस तरह ये बाहर फेंकते जाएंगे, तो ये बहुत एक्सप्लोजिव और इस तरह की काफ़ी लोगों को नुकसान, और लोगों को नुकसान होता है इतना ही नहीं है, ये हमें भी इतना ही नुकसान कर जाती है। एक आदमी गुस्सा करता है तो थोड़ा उसको मेंटली एक संतोष मिलता है कि हाँ मैंने देखो दूसरे को किस तरह दबा दिया, पर उसके अंदर भी उसका इतना ही उसकी वो ब्रेन को, उसकी नर्वस सिस्टम को, उसकी जो बीपी है, ये सबको इसकी इतनी ख़राब असर पहुंचती है। तो गुस्से करने वाले को भी नुकसान होता है और जिसके ऊपर गुस्सा डालते हैं उसको तो बेचारे का नुकसान है ही। तो ये सब ऊर्जा है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप में भी ये ऊर्जा बनती रहती है, पर एक ही आसान उपाय ये है कि अगर हम इसको ये नोस्ट्रियल को, राइट नोस्ट्रियल को बंद कर देते हैं तो हो सकता है कि ये इस तरह का एक धीरे धीरे करके हम इसको काबू में ला सकें। If yoga practices are not begun from young age, some artificial methods have to be introduced in the system to bring about the result that would otherwise be not possible. Hence the blocking of right nostril these 6 hours of the day. तो जिन लोगों ने बचपन से योग नहीं किया है और छोटी उम्र से योग चालू नहीं किया है, तो ये जो ऊर्जा बननी चाहिए और जो ऊर्जा बन रही है उसको वो कंट्रोल फॉर्म में रहनी चाहिए, तो वो सब नहीं रहती हैं। जिन लोगों ने इस तरह योग नहीं किया है तो उनको फिर आर्टिफिशियल मेथड देनी पड़ती है। और ये रू का जो प्रयोग है, कॉटन का प्रयोग, वो आर्टिफिशियल मेथड है कि जिसके अंदर कुछ घंटों के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। और ये सब ये स्वर्णादि शास्त्र का प्रयोग है और तावरिया जी को बहुत गहरा इसका ज्ञान था और इसीलिए ये उसको समय भी पता था कि किस समय के ऊपर इसको बंद करना है। और कोई दूसरे समय पर बंद करते हैं तो इतना ये नहीं है, पर ये पर्टिकुलर समय दिया गया है वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। और ये सब तावरिया जी को बहुत गहरा अनुभव भी था और बहुत लोगों को ये प्रयोग करा के भी उनके पास इसका रिच अनुभव था। प्लीज़ painstakingly do it and in as short a time as possible come to total 6 hours as required, not any 6 hours, only between 12 noon and 3 p.m. and from 4 p.m. to 7 p.m. यहाँ फिर से वही बात करते हैं कि ये कोई और प्रकार के नहीं, नॉट एनी 6 आवर, कोई दूसरे 6 आवर्स नहीं, पर ये पर्टिकुलर 6 आवर्स ही है, उसका ही उपयोग करना है हमें राइट नोस्ट्रियल बंद करने के लिए। और उसको पेनस्टेकिंगली, उसको तकलीफ़ लेके भी उसको करो। अगर दिक्कत आती है शुरुआत में, अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी होता है, पर इसको फिर भी पकड़ के रखो और करते जाओ। अब यहाँ 7 इम्पोर्टेंट एनर्जीज जो है उसकी बात करते हैं, वो देखते हैं। द मेजर वाइटल 7 एनर्जीज टू बी प्रोड्यूस जॉइंटली बाय द 2 बॉडीज़, that is the physical and the astral, both the bodies jointly from the human system in order of importance are। अब ये जो फिज़िकल और एस्ट्रल दोनों मिलके जिस 7 प्रकार की जो ऊर्जा बनती है वो यहाँ नीचे बताई है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत यूनिक है। इस तरह का डिस्क्रिप्शन और इस तरह की एनर्जी की बात खास करके हमें और कहीं जानने नहीं मिलती है। ये यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया है। पहली एनर्जी है द एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। जब हमने पर्पज ऑफ बर्थ डेथ में ये प्रत्यार का जब चैप्टर हम पढ़ते थे
तब इस एनर्जी का जिक्र आया था कि एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सामान्य व्यक्ति के अंदर 3rd ग्रेड की एनर्जी ये काम करती है और नेचर से उसको 3rd ग्रेड की एनर्जी हमेशा मिलती रहती है, पर उसको 2nd ग्रेड और आगे जाके 1st ग्रेड तक उसको ले जाना है। और ये जब 1st ग्रेड की एनर्जी बनती है तब ये बॉडी ब्रेन सिस्टम और आत्मा उसके बीच में एक ब्रिज बनाती है। तो ये एनर्जी बहुत बहुत उपयोगी है आध्यात्म के लिए, आत्मा तक पहुंचने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए ये एनर्जी का ही उपयोग होता है। ये सब तावरिया जी ने पर्पज़ में लिखा है। 2nd एनर्जी है द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस। अब उसके साथ में कुछ साथ में लिखा ही है सत्व, एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को सत्व कहा है। अब द एनर्जी ऑफ अवेयरनेस को बुद्ध चित्त कहते हैं। तो दूसरी एनर्जी है वो अवेयरनेस की एनर्जी। अब अवेयरनेस के बारे में भी इतने सारे मिसकंसेप्शंस है कि अवेयरनेस एक ऊर्जा है, वो तो कई लोग जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। जैसे अवेयरनेस को एक ग्रेस की तरह मानते कि अवेयरनेस तो अपने अंदर उतर जाएगी, जैसे ग्रेस कैसे नीचे उतरती है तो हमारे अंदर अवेयरनेस उतर जाएगी और हम अवेयर होते जाएंगे। ऐसा नहीं है। अवेयरनेस जो है एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है और योगी के हाथ में उसका कंट्रोल भी होता है। जब वो चाहे ऊर्जा को, इस अवेयरनेस को बढ़ा भी सकता है, वो जब चाहे उसको कम भी कर सकता है। पर नॉर्मल व्यक्ति जो है हम इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरी एनर्जी और तीसरी एनर्जी द एनर्जी ऑफ लाइफ। अब ये दोनों एनर्जी जो है हमारे अंदर नेचर द्वारा दी जाती है राइट फ्रॉम द बर्थ। तो बच्चे का जब जन्म होता है उसी क्षण में जब मतलब बच्चा जब माँ से बाहर आता है उसी क्षण के अंदर ये दोनों एनर्जी उसके मूलाधार और स्वादिष्ठान से एस्ट्रल बॉडी के अंदर चली जाती है और वहाँ जो स्पार्क होता है उसके कारण बच्चा रोने लगता है और रोने लगता है, उसके साथ में उसका ब्रीदिंग चालू हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस इस तरह है, पर साइंस को भी पता नहीं है कि यहाँ इस तरह की आगे एक प्रोसेस होती है। खाली साइंस इतना ही देखता है कि बच्चा रोता है और फिर श्वास लेता है। तो ये इतना नहीं है। हकीकत में ये है कि ये ऊर्जा आती है उसके अंदर लाइफ और अवेयरनेस की, और उसकी अभी उसका जीवन चालू हुआ। अवेयरनेस की ऊर्जा आई तो उसके अंदर अभी अवेयरनेस आ गई, उसके अंदर लाइफ की एनर्जी आई तो उसके अभी जीवन चालू हो गया। और ब्रीदिंग उसके अंदर ज़रूरी, जो तीसरा फैक्टर है वो ब्रीदिंग अभी उसका चालू रहा। तो फिज़िकल के लिए ये ब्रीदिंग ज़रूरी है और एस्ट्रल के लिए जो प्राण ज़रूरी है वो उसके अंदर ये मूलाधार स्वादिष्ठान से हमेशा भी निरंतर, ये व्यक्ति जब तक जीती रहेगी तब तक ये एनर्जी का फ्लो उसके अंदर चालू रहता है। अब आप देखोगे कि तावरिया जी ने इसके लिए भी कितनी सारी एक्सरसाइजेस बनाई है कि भाई हमारे अंदर है ये एनर्जी ऑफ अवेयरनेस, एनर्जी ऑफ लाइफ की ऊर्जा बनती रहे और बढ़ती रहे। तो उसके लिए उन्होंने गोल नकेत जैसी और फेस के अंदर ये कई जगह पर उन्होंने ये एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये सारी एक्सरसाइज भी उन्होंने बनाई है, ताकि हमारे अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी के अंदर प्रोड्यूस होती रहे, तो हम इस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ सकें। तो ये दूसरी और तीसरी एनर्जी है। ये पहली तीनों एनर्जी जो है वो नेचर से सप्लाई होती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर कुछ नहीं करते हैं फिर भी कुछ मात्रा के अंदर तो ये पहली तीन एनर्जी हमारे अंदर जब तक जीवित है तब तक आती रहती हैं। पर चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं एनर्जी है वो उसको हमें कमाना पड़ता है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है। चौथी है स्पिरिचुअल एनर्जी फॉर वांट ऑफ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, संवित। तो स्पिरिचुअल एनर्जी उसके बाद में जगानी पड़ती है और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के लिए, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग अंदर डेवलप करने के लिए ये स्पिरिचुअल एनर्जी को भी जगानी पड़ती है। उसके बाद में द एनर्जी ऑफ इंट्यूशन। अब इंट्यूशन जो है ये भी ऊर्जा है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे प्रेरणा होती है कि मैं ये करूं वो करूं, वो तो मन के अंदर एक थोड़ा सा कुछ भाव आ जाता है। ये एक जो है ये प्योर ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ इंट्यूशन। तो प्रेरणा हमेशा आती है तो वो अलग चीज़ है, पर ये जो है वो ऊर्जा के रूप में आती है। और मन की
जो खास मन के अंदर कुछ होता है, कुछ ऐसे ये करूं वो करूं, ऐसी जिसको हम प्रेरणा कहते हैं, इससे ये अलग चीज़ है, ये एक ऊंची चीज़ है एनर्जी ऑफ इंट्यूशन की, उसको बनाना पड़ता है, वो ऐसे नहीं आ जाती है। फिर आती है द एनर्जी ऑफ जीनियस कैन बी डायरेक्टेड फॉर एनी पर्टिकुलर फैकल्टी, विवेक। तो ये जो है एनर्जी ऑफ जीनियस माने एक व्यक्ति के अंदर एक निपुणता जिस चीज़ की आ जाती है, व्यक्ति जीनियस होती है, उसके अंदर निपुणता होती है, एक प्रभावशाली उसके अंदर होता है कुछ चीज़ें, और वो जीनियस भी एक एनर्जी है। कई लोगों को ये थोड़ी गॉड गिफ्ट में थोड़ी मिली होती है, कई लोग छोटी उम्र से ही जीनियस होते हैं और उसके अंदर ये एनर्जी काम करती रहती है, पर इसको बढ़ाना पड़ता है प्रैक्टिस से। और ये कोई पर्टिकुलर फैकल्टी के अंदर ये काम करती है, जैसे कि कोई संगीत के अंदर जीनियस है तो उसकी जो ऊर्जा है संगीत के अंदर ये इस प्रकार की निपुणता प्रभावशाली जो वो उसके अंदर काम करती है। या कोई साइंटिस्ट है, अलग अलग जो है फैकल्टी उसके अंदर ये व्यक्ति की अलग अलग व्यक्ति की ये जीनियस एनर्जी काम करती है। और लास्ट में है द एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी, लास्ट में है एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी, नॉट सेंसिटिवनेस। यहाँ सेंसिटिविटी की एनर्जी यहाँ है, उसको भी हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, या जो सेंसिटिवनेस की एनर्जी है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करनी पड़ती है सेंसिटिविटी के अंदर। फ्रॉम द अबव यू विल नोट that of the vital and important energies, the energy of sensitivity is last, and yet we are not able to produce it. So it means is this, we are incapable of producing the higher energies also, and so we are far from being biologically complete. अब देखो ये ऊपर की एनर्जी की तो बात जाने देते हैं, हाँ पहली 3 एनर्जी तो ठीक है, बाकी 4, 5, 6 और 7वीं, तो हम तो 7वीं एनर्जी भी हमारे अंदर अभी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सेंसिटिविटी की ऊर्जा किस तरह है कि व्यक्ति के अंदर ये ऊर्जा जागती है तो वो प्रकृति की हर चीज़ को, हर भाव को वो महसूस कर सकता है, जिसके अंदर ये सेंसिटिविटी, जैसे एक सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, तो वो व्यक्ति के अंदर जब सेंसिटिविटी की ये ऊर्जा काम करती है तो उतनी गहराई से वो सूर्योदय या सूर्यास्त को वो एंजॉय करेगा। या कोई संगीत सुनता है तो वो संगीत के अंदर इस तरह डूब जाएगा। तो ये जब, या पेंटिंग देखेगा कुछ भी, तो ये एनर्जी ऑफ सेंसिटिविटी जब होती है तभी व्यक्ति उस चीज़ के अंदर डूब पाते हैं। अभी हमारे अंदर तो ये एनर्जी भी नहीं है, तो हम ये ऐसी चीज़ों के अंदर डूब ही नहीं पाते हैं। सूर्योदय है तो हाँ एक नज़र से ज़रा देख लिया, हाँ ठीक है सूर्य उग रहा है, बस बात ख़त्म हो गई। और यह संगीत कान पर पड़ता है तो ज़रा सुन लिया, बाद में हम विचारों में फिर गुम हो जाते हैं। तो ये एनर्जी हमारे अंदर तो 7 में से एक भी एनर्जी ऊपर वाली छोड़ के अच्छी तरह काम नहीं कर रही है। तो हमें कितना आगे काम करने की ज़रूरत है। और कभी और हमारा ईगो तो इतना, किसी ने थोड़ी हमारी प्रशंसा कर ली तो हमारा ईगो तो इतना फूल जाता है कि जैसे कि बहुत कुछ प्राप्त कर हो गया। किसी ने 2 वाक्य अच्छे कह देते हैं तो हमारे अंदर एक गुदगुदी चालू हो जाती है, ऐसा लगने लगता है कि हाँ अभी हम भी थोड़े जानकार हो गए, सुपर हो गए हैं। तो ये एकदम सब बचकानी चीज़ें हैं, अभी हम कुछ भी नहीं है इस मार्ग के ऊपर। इस तरह की नम्रता हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। और ये बायोलॉजिकली भी इनकम्प्लीट, हमें इसका भी ये लक्षण है कि ये एनर्जीज हमारे अंदर जनरेट नहीं है ये सारी, तो हम बायोलॉजिकली भी कंप्लीट नहीं होते हैं। ऑफ दिस 7 एनर्जीज गॉड एंड नेचर सी दैट द एनर्जीज ऑफ 2 अवेयरनेस एंड 3 लाइफ आर जनरेटेड ऑटोमेटिकली एट बर्थ एंड फ्रॉम बर्थ विथ आवर फर्स्ट ब्रेथ, दो द क्वालिटी एंड परहैप्स क्वांटिटी आर बोथ far from satisfactory, that is not up to the standard required. To get this and other standardized yoga practices are essential.
तो यहाँ फिर से वही बात जो हमने आगे कही है, दूसरी और तीसरी एनर्जी जो अवेयरनेस की और लाइफ की एनर्जी, वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली बनती रहती है और जन्म से ही बनती रहती है, फर्स्ट श्वास से, या ये एनर्जी अंदर आती है, इसीलिए हमारा फर्स्ट ब्रेथ भी चालू हो जाता है। पर सारी ज़िंदगी उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और इसीलिए हमें योग का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस की एनर्जी, लाइफ की एनर्जी को बढ़ाने के लिए ये योगा अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो द एनर्जी द एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो जनरेटेड ऑटोमेटिकली, बट of the third grade only. Refer diagram. If this energy is to be generated of second and then first grade, it is to be generated consciously by following certain yoga practices. तो अभी जिस तरह पहले ऊर्जा की भी हमने बात की थी, एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हमारे अंदर थर्ड ग्रेड के अंदर तो नेचर प्रोवाइड करती रहती है, तो इसीलिए ये इसको फर्स्ट ग्रेड और ये एनर्जी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। द एनर्जीज 4 स्पिरिचुअल, 5th इंट्यूशन, 6th जीनियस एंड 7th सेंसिटिविटी आर नॉट प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली एंड हैव टू बी जनरेटेड कॉन्शियसली। तो ये 4, 5, 6, 7 जो है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली नहीं बनती है, उसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फ्रॉम द अबव इट इज़ ऑब्वियस दैट वी आर फार फ्रॉम बीइंग कंप्लीट स्पेसिमेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ वी आर एज येट नॉट बायोलॉजिकली कंप्लीट। तो अभी हम बायोलॉजिकली कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा जो है, बाकी की ऊर्जा काम नहीं कर रही है। Long ago, ages ago, we have forgotten that the real purpose of higher yoga practice is, which is to make an individual a whole or complete being. अब जो पहले जो ये योगा का पर्पज़ एक था, वो बहुत क्लियर कट था, और वो था कि व्यक्ति को पूर्ण बनाने का था। आज जो कोई प्रैक्टिस करते हैं, न कराने वाला हमें कोई पूर्ण दिखता है, न करने वाला तो पूर्ण है ही नहीं, पर कराने वाला भी नहीं है, और न कोई इनका ये पर्पज़ भी जानता है। आज कराने वाला भी कोई पर्पज़ नहीं जानता है कि भाई योगा का जो पर्पज़ था वो पूर्ण बनने का था। वो पहले ये एक बात लोगों के, जो करने वालों के दिमाग में थी, आज रही नहीं है। अनलेस एन इंडिविजुअल इज़ सो कंप्लीट, दैट इज़ इफ़ ही इज़ इनकम्प्लीट टू दैट एक्सटेंट, द एनिमल टेंडेंसीज will still be in him or her, and these subhuman tendencies in an individual will be obstacles to progress on the path. अब ये जो है वो अगर ये हम पूर्ण नहीं बनते हैं और सब और एनर्जी को जागृत नहीं करते हैं, तो हमारे अंदर जो एनिमल टेंडेंसीज पड़ी है, मतलब प्राणी जगत की जो वृत्तियाँ पड़ी है, हमारे स्वभाव के अंदर अभी भी प्राणीजन्य वृत्तियाँ काफ़ी पड़ी हुई है। चाहे वो दिखाई नहीं दे, बाहर नहीं आए, वो अलग बात है, पर हमेशा प्राणीजन्य हमारे अंदर ये टेंडेंसीज पड़ी हुई है, और वो टेंडेंसीज जो है वो आगे जाके हमारे योग के मार्ग के अंदर एक अंतराय रूप में बन जाएंगे, वो एक उपद्रव होंगे, ऐसा वो आगे हमें बढ़ने नहीं देंगे। तो ये प्राणीजन्य टेंडेंसी को से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं कि ये मणिपुर चक्र के अंदर इस तरह की एनिमल टाइप की एनर्जी या इसकी टेंडेंसी ज़्यादा पड़ी हुई है। तो योग करके मणिपुर चक्र को साफ करके हमें इससे मुक्त होना है, और तब जाके हम योग के मार्ग के अंदर आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। और इसीलिए महर्षि पतंजलि ने भी ये जो ऑब्स्टिकल्स है ये यहाँ बताया, द ऑब्स्टिकल्स क्रिएटेड बाय सच सब ह्यूमन टेंडेंसीज व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू ह्यूमन लैंग्वेज आर इन सेज पतंजलिस योग सूत्र। तो योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र बताया है, और उसके अंदर 9 प्रकार की ये वीकनेसेस बताई है, उसको अंतराय कहते हैं। कि आगे हमने 1-2 बार इस प्रकार के देखे हैं।
पर संस्कृत में क्या है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक सूत्र है वो 30 सूत्र है, चैप्टर 1 का 30वां सूत्र जो है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेप ते अंतराय। ऑब्स्टिकल्स माने अंतराय, और वो क्या है? चित्त विक्षेप। अंतराय से क्या होता है? हमारे अंदर चित्त का विक्षेप होता है। ये 9 चीज़ों को यहाँ तवरिया जी ने इंग्लिश में इस तरह बताया है: इलनेस, अपथी, डाउट, केयरलेसनेस, लेजीनेस, फेल्योर टू विड्रॉ, मिसकंसेप्शंस, फेल्योर टू अटेन द स्टेट, instability in that state. These distractions of the mind are the obstacles. तो ये 9 प्रकार के ऑब्स्टिकल्स है, अंतराय है, और हमने आगे इनको देखे थे, आगे की मीटिंग में हम देख चुके हैं। उसके आगे भी उसके साथ साथ में एक है दूसरा, जिसके अंदर उसके साथ में ये जो 9 है वो अंतराय है, और उसके साथ में 4 विक्षेप भी दूसरे सूत्र के अंदर दिए हैं। यहाँ जो बताते हैं, दिस इन टर्न लीड्स टू, एज सेज पतंजलि इन हिज नेक्स्ट सूत्र सेज, पेन, फ्रस्ट्रेशन, रेस्टलेसनेस ऑफ द बॉडी, स्पाज्मोडिक ब्रीदिंग इन और आउट आर द एकम्प्लिशमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रक्शन। इस एकम्प्लिशमेंट तो उसके साथ में जो है वो उसको सहभुआ कहा है यहाँ। तो ये संस्कृत में इस तरह है: दुख दौर्मनस्य अंगमय जयत्व सांस प्रश्वास विक्षेप सबुआ। तो ये 4 और प्रकार के विक्षेप भी इसमें होते रहते हैं। ये इसकी भी हम बात कर चुके हैं, दुख दौर्मनस्य वगैरह। तो यहाँ तो समय नहीं है, इसलिए इसकी बात नहीं करते हैं। और फिर आगे एक और सूत्र भी दिया है, और अभी थोड़ा ये पेपर रीडिंग रह जाता है और समय हो गया है, तो यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसको फिर से ये 9 अंतराय क्या है डिटेल में ज़रा देखेंगे, ये सबुआ विक्षेप क्या है और आगे क्या कहते हैं, ये हम नेक्स्ट मीटिंग में देखेंगे।